हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस में। आपके सामने हिस्ट्री का अगला टॉपिक जो कि है आपका संसवनी वंश मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे मोहम्मद गजनवी के बारे में, जो कि है गजनी साम्राज्य के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी जो नया साम्राज्य बनाते हैं, संसवनी वंश। तो इसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा पास्ट में जानते हैं कि क्या हुआ था। तो ठीक है, संसवनी वंश का संस्थापक कैसे हुआ था और कहाँ से आया था। देखिए, इसमें हुआ था आपका संसवनी वंश। जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे गजनी वंश के बारे में। गजनी वंश आपका होता है अफगानिस्तान के क्षेत्र में गजनी साम्राज्य होता है, गजनी वंश। ठीक है, उसी क्षेत्र में क्या होता है कि गजनी साम्राज्य धीरे धीरे सबसे उसका पावरफुल जो आपका प्रतापी शासक होता है मोहम्मद गजनवी होता है। उसके पतन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है 1130 में। उसके बाद क्या होता है, 1030 में होता है। उसके बाद क्या होता है कि वो गजनी साम्राज्य धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है और उसका संभालने वाला कोई प्रतापी शासक नहीं होता। तो गजनी साम्राज्य के क्षेत्र से एक आपका गौर प्रदेश होता है, गौर प्रदेश होता है। उस प्रदेश से एक साम्राज्य निकलता है मोहम्मद गौरी नाम का। उस गौर प्रदेश में एक गौर प्रदेश होता है, वहाँ का आपका राजा होता है शहाबुद्दीन हसन। शहाबुद्दीन हसन वहाँ का राजा होता है। वो क्या करता है कि संसवनी वंश का स्थापना करता है। मतलब नहीं, उसी का जो राजा होता है, गौर प्रदेश का जो राजा होता है शहाबुद्दीन हसन, उसका 6 बेटा होता है। 6 बेटा होता है। वो क्या करते हैं कि उसमें 6 बेटा में से एक जो पावरफुल जो प्रतापी शासक होता है वो आपका बन के आता है, मोहम्मद गौरी बन के आता है। पाँचों उतना पावरफुल नहीं होता, उतना साम्राज्य मतलब विस्तार करने में उतना सफल नहीं होता। लेकिन जो मोहम्मद गौरी होता है वो क्या करता है, उस गौर प्रदेश को संभालते संभालते धीरे धीरे बाहर पूरा क्षेत्र में उसका शासन मतलब विस्तार करने में वो माहिर होता है। तो उस गौर प्रदेश वो निकलता है और जैसे ही शहाबुद्दीन हसन उसके जो पिताजी होते हैं उसके डेथ होने के बाद मोहम्मद गौरी शासक बनता है गौर प्रदेश का। तो उस गौर प्रदेश से धीरे धीरे अफगानिस्तान के क्षेत्र में वो धीरे धीरे आक्रमण करते रहता है, भारत को कब्जा करने लगता है धीरे धीरे। तो मोहम्मद गजनी का देखते देखते मोहम्मद गौरी भी धीरे धीरे बोलता है कि भारत में हम भी आक्रमण करेंगे और धीरे धीरे उसका आक्रमण करते करते अपना साम्राज्य विस्तार करेंगे भारत पर। लेकिन जैसे मोहम्मद गजनी का उसका मेन उद्देश्य रहता है धन लूट के वापस अपना गजनी प्रदेश में ले जाना। लेकिन मोहम्मद गौरी का क्या होता है कि वो उसका मोटो रहता है कि मैं वहाँ पर जाऊँगा और साम्राज्य को पूरा विस्तार करूँगा। मतलब अपना पूरा मुस्लिम धर्म का स्थापना उसी को माना जाता है और साम्राज्य को विस्तार करने उसका मेन मोटो रहता है। तो ये दोनों याद रखेगा, मोहम्मद गजनी और मोहम्मद कासिम का मेन मोटो रहता है धन लूटना। लेकिन मोहम्मद गौरी का रहता है कि वो अपना साम्राज्य मतलब बड़ा साम्राज्य विस्तार करना, मतलब सब जगह को विस्तार करना रहता है। तो ये है, उसी बीच वो क्या करता है, संसवनी वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। उसका पहले का जो वास्तविक नाम रहता है उसका क्या रहता है, मोइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। वास्तविक नाम आपका पूछेगा तो मोइजुद्दीन गौरी होता है। तो ये मोहम्मद गौरी के बारे में आपको पढ़ेंगे, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मोहम्मद गौरी मेन है, उसने क्या क्या युद्ध लड़ा और क्या क्या उसका विस्तार किया, क्या क्या काम किया, उसका कौन सेनापति रहा, तो उसके बारे में हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। इसको मेन मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। आपसे क्वेश्चन अगर करेगा मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन है, तो आपका मोहम्मद गौरी हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, ना ही आपका मोहम्मद गजनवी होगा, ना ही आपका मोहम्मद बिन कासिम होगा, लेकिन होगा कौन, मोहम्मद गौरी होगा। इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका मुस्लिम राज्य का संस्थापक होता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका उतना डिटेल नहीं, उससे पहले जो क्या किया वो उसके बारे में क्वेश्चन हमेशा नहीं करेगा। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या करेगा, क्या क्या युद्ध उसने भारत पे आके किया और क्या क्या काम हो, इस युद्ध में क्या सफल हुआ, विफल हुआ, क्या क्या हुआ, उसके बारे में हम लोग डील करेंगे। मेन आपका क्वेश्चन वहीं से बनता है। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। देखिए, पहला युद्ध उसने किया 1175 ईस्वी में, जो कि आपका मुल्तान पर किया। पहला युद्ध आपका यहाँ से निकलता, गौर प्रदेश से निकलता, पूरा गजनी को संभालते हुए निकलता और वो कहाँ, मुल्तान पे करता। जो अभी मुल्तान आपको बोला जाए तो आपको कहाँ पे है, पाकिस्तान क्षेत्र में आपका मुल्तान पड़ेगा। तो पाकिस्तान पहले भारत के अंडर में आता था, तो पहले पाकिस्तान पर आक्रमण करता, मतलब मुल्तान पर आक्रमण करता और उस पर जीत हासिल कर लेता है। ठीक है, मुल्तान पर करता है 1175 ईस्वी। इसको याद रखिए, 1175 में आपका क्वेश्चन बनता है तो आपका आराम से मार दीजिएगा। ठीक है, पाकिस्तान में जीत जाता है। फिर उसका लालच बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे भारत पे आता है। भारत पे उसका मेन मोटो क्या रहता है कि भारत में पहले देखिएगा सेंटर ऑफ इंडिया कौन सा है। मतलब सेंटर ऑफ इंडिया उस टाइम माना जाता था कन्नौज जिला को, कन्नौज प्रदेश को माना जाता है सेंटर ऑफ
इंडिया, तो उसमें क्या सोचता था कि कन्नौज पर अगर हम लोग मतलब जीत हासिल कर लेंगे तो पूरा भारत पर हम लोग कब्जा करने और रूल करने में आसानी होगा। इसीलिए उसका मेन मोटो रहता है कि हम कन्नौज पर अधिकार कर लेंगे और पूरा भारत पर राज करेंगे। तो उसका मेन मोटो वही रहता है। उसी बीच वो स्टार्ट करता है धीरे धीरे मुल्तान पर, फिर धीरे धीरे गुजरात पर, फिर पंजाब पर, ऐसे करते करते वो कन्नौज पर पहुँचता, आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर उसने दूसरा युद्ध किया 1178 ईस्वी में, जो कि गुजरात पर करता है, जो कि असफल होता है। क्यों असफल होता है? तो देखिए 1178 में आपका गुजरात यहाँ पर पड़ेगा और यहाँ पर आपका राज करता है भीम द्वितीय राज करता है। ठीक है, यहाँ पे आपका भीम द्वितीय राज करता है। तो भीम द्वितीय क्या करता है कि वो इसको हराने में सफल हो जाता है, मतलब भीम द्वितीय जीत जाता है और मोहम्मद गौरी हार जाता है, जो कि आपका लिखे हैं असफल है, मतलब कि भीम द्वितीय उसको हरा देता है। तो ये आपका पूछेगा कि मोहम्मद गौरी का सबसे असफल आपका युद्ध कौन सा था? तो गुजरात पर युद्ध करता है, तो वो असफल होता है। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तराइन के युद्ध, तराइन की युद्ध इंपॉर्टेंट है आपका, तो इसको मेन रखेंगे। तराइन के युद्ध इंपॉर्टेंट किस लिए? क्योंकि वो होता है आपका होता है ये मोहम्मद गौरी का होता है, और आपका होता है ये क्या नाम है उसका, याद नहीं आ रहा आपका, ये आपका मोहम्मद गौरी होता है और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। हाँ, मोहम्मद गौरी और चौहान के बीच होता है। ये इंपॉर्टेंट युद्ध है, इसको याद रखिएगा। मोहम्मद गौरी और चौहान के बीच होता है 1191 ईस्वी में। तो देखिए चौहान के बारे में आपको बता देते हैं। चौहान अपना राजस्थान के क्षेत्र में एक अजमेर में वो शासक करता है, जो कि आपका राजपूत है, मतलब वो चाणक्य वंश से आता है। जो कौन है? चौहान। वो अजमेर पर राज करता है। उस टाइम ये अपना आक्रमण करता है अजमेर पर। तो क्या होता है, देखिए पृथ्वीराज चौहान के बारे में बता देता है। अजमेर पर वो राज करता है, लेकिन उसके जो पिताजी रहते हैं, पिताजी नहीं बोल सकते, उसके नाना जो रहते हैं, नाना, तो यहाँ पर आपका इस क्षेत्र में, कन्नौज क्षेत्र में राज करते हैं, मतलब दिल्ली पर राज करते हैं। दिल्ली पर, कन्नौज पर नहीं, दिल्ली पर मतलब उसका शासन रहता है और साम्राज्य रहता है। लेकिन उसके नाना के एक भी पुत्र नहीं होने के कारण क्या होता है कि वो अपना गद्दी सारा किसको? पृथ्वीराज चौहान को दे देते हैं। तो क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान अजमेर का भी राजा होता है और दिल्ली का भी राजा होता है। ठीक है, तो इसको दोनों संभालना पड़ता है। उस समय क्या हुआ था कि जैसे ही मोहम्मद गौरी अजमेर पर मतलब पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है, तो पृथ्वीराज चौहान क्या करता है? वो अपना सेनापति को भेजकर मोहम्मद गौरी को हरा देता है, मतलब भगाने में सफल होता है। तो ये होता है कि उस समय क्या होता है कि हार हो जाता है मोहम्मद गौरी का, और वो अपना गौर प्रदेश चला जाता है। ठीक है, तो वो अपना गौर प्रदेश चला जाता है, तो उसको दोनों संभालना पड़ता है। तो ये देखिएगा, दिल्ली का भी राजा होता है और अजमेर का भी राजा होता है पृथ्वीराज चौहान, तो उसको हराने में सफल होता है। इसको याद रखिएगा, गौर प्रदेश। ठीक है, चला जाता है, हार जाता है। फिर क्या होता है कि 1191 में हार जाता है। 1192 क्या होता है कि वो पूरा एकदम 1 साल बाद पूरा वहाँ पे अपना सोचता है कि पूरा मोटो बना लेता है कि हमको जाना है और पृथ्वीराज चौहान को हरा देना है, मतलब पूरा तैयारी करता है अपना गौर प्रदेश जाके, गजनी प्रदेश में जाके पूरा तैयारी करता है पृथ्वीराज चौहान को हराने के बारे में, हराने का सोचता है। तो 1 साल पूरा तैयारी करता है। फिर वो आता है 1192 में। उस टाइम क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान सोचता है कि वो तो मेरा सेनापति से हार गया, अगला बार भी हार ही जाएगा, उतना ये तैयारी नहीं करता। लेकिन गौरी जो है अपना बहुत तैयारी करता है वहाँ पे कि उसको हराना है। तो उसी बीच क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान तैयारी नहीं करता, अपना साम्राज्य को संभालता है, उतना सेना को तैयार नहीं करता। तो आता है उस बीच 1192 में और वो पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है और पृथ्वीराज चौहान उस बीच हार जाता है। ये आपका मेन क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वीराज चौहान किससे हरा था, कब हरा था? तो 1192 ईस्वी में हारा था। किससे हारा था? तो मोहम्मद गौरी से हारा था। ठीक है, और इस हार के बाद क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है। बहुत सारे इतिहासकार अलग अलग बोलेंगे, लेकिन आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं कि वो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है और अपना गौर प्रदेश ले जाता है और वहीं पे उसको बंदी बनाकर शासन करता है। ठीक है, और उसी बीच क्या होता है कि बहुत सारे इतिहासकार बोलते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को जैसे उसको कैद में रखते तो अपने अंदर में बहुत सारे ये मतलब तैयारी करता है उसको हराने का, मतलब बहुत सोचता है। तो उसी बीच क्या होता है, उसको मार देता है। तो ये सारे बहुत कुछ ये है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो हराया, कौन युद्ध में हराया, वो इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। ठीक है, उसी युद्ध के बाद क्या होता है कि मुस्लिम सत्ता का स्थापना हो जाता है।
तो आपका क्वेश्चन पूछेगा कि मुस्लिम सत्ता का स्थापना कब हुआ, किस युद्ध के बाद हुआ, तो तराइन का द्वितीय युद्ध के बाद होता है मुस्लिम राज्य का संस्थापना होता है। तो ये आपका याद रखिएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है तराइन का द्वितीय युद्ध, क्योंकि मुस्लिम राज्य का स्थापना उसी में होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध आपका राजा जयचंद के बीच होता है, जयचंद की हार होती है। देखिए पृथ्वीराज चौहान जो शादी करते हैं वो कन्नौज क्षेत्र में शादी करते हैं। वो बोलते हैं कि जो भगाया हुआ का शादी उदी करते हैं, जो उसका फैमिली वाला राजी नहीं होता है, इसलिए वो शादी करता है और उसका घर वाला मानता नहीं है। तो आपका कन्नौज क्षेत्र पर और अजमेर क्षेत्र पर क्या होता है कि वो उतना मेल जोल नहीं रहता, और ये इसका साथ नहीं रहता। जब गौरी आक्रमण करता है पृथ्वीराज चौहान पर, तो ना ही आपका कोई साथ नहीं देता उसका। तो उस समय क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, उसके बाद हारने के बाद वो आक्रमण करता है मोहम्मद गौरी कहाँ पे, कन्नौज क्षेत्र पर आक्रमण करता है। तो जानता है कि पृथ्वीराज चौहान हार गया, तो ये भी अपना साम्राज्य छोड़कर भाग जाता है। कौन? जयचंद। जयचंद आपको कन्नौज क्षेत्र पर राज करता है, वो भी साम्राज्य छोड़ के भाग जाता है। मोहम्मद गौरी उसमें आक्रमण कर देता है और वो भी कन्नौज क्षेत्र को जीत जाता है और पूरा भारत पर वो बैठ जाता है और साम्राज्य पूरा विस्तार करता है और मुस्लिम साम्राज्य को पूरा बढ़ाता है। तो ये आपका जयचंद की हार हो जाती है। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, कन्नौज क्षेत्र पर रहता है। 1194 ईस्वी में इसको चंदावर का युद्ध बोलते हैं। पूछेगा आपका क्वेश्चन में चंदावर का युद्ध कब होता है, तो 1194 ईस्वी में। किसको हरा कर? राजा जयचंद को हरा के। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे जयचंद को हराता है तो क्या होता है, उसने एक सिक्का जारी करता है। उसमें क्या बनाता है कि देवी लक्ष्मी की मूर्ति आकृति बनाता है, देवी लक्ष्मी की आकृति बनाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, जयचंद को हराने के बाद देवी लक्ष्मी की एक सिक्का में आकृति बनाता है और दूसरा साइड में अरबी से कुछ लिखता है। इंपॉर्टेंट है कि सिक्का जारी किया था जयचंद को हराने के बाद। कौन सा सिक्का था, उस क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों बनाया था, तो देवी लक्ष्मी की आकृति बनाया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोहम्मद गौरी को लेकर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सारा जैसे कन्नौज पर आक्रमण कर देता है, वो फिर से लौट के जाता है आपका गौर प्रदेश, गजनी प्रदेश। वहाँ जाके क्या करता है कि कुछ साल रहता है, फिर 1205 में आता है भारत। फिर बोलता है कि हम फिर वहाँ जाएंगे, फिर धन लूटेंगे। फिर और धन लूटना मेन मोटो नहीं था, लेकिन वहाँ साम्राज्य विस्तार करना मेन मोटो था। फिर 1205 में आता है और यहाँ पे कुछ जनजाति रहता है, आपका पाकिस्तान या अफगानिस्तान क्षेत्र में कुछ जनजाति रहता है। वो क्या करते हैं, जब जैसे गौरी 1205 में मतलब भारत पर दोबारा आते हैं, तो उस जनजाति से मुठभेड़ करते करते वो फिर कन्नौज पर आता है और कन्नौज से कुछ सामान और पैसा वैसा ले गए, फिर प्रदेश जाने का सोचता है। तो जैसे वो तो पहले ताव खेल दिया था कि इसको जनजाति से उंगली कर दिया था जनजाति को, तो क्या करेगा वो, आओ बेटा तुमको बताते हैं। तो क्या करता है, वो इंतजार करता है कि कब लौटेगा, मतलब कब लौटेगा यहाँ से कन्नौज से। जैसे लौटता है तो लोग इंतजार करता है कि गौरी अब आएगा, गौरी अब आएगा। जैसे ही आया उस पर आक्रमण करता है उसका और हरा देता है, उसकी मृत्यु कर देता है, मतलब जान से उसका मार देता है। कब हत्या होते? 1206 ईस्वी में, 15 मार्च 1206 में। और 1206 में वो वापस आने का खोजता है, मतलब 1205 में आया था, 1206 में वापस जाता है। वापस जाने के दौरान ही उसका एक जनजाति होता है इस क्षेत्र में, और वही हरा के इसको 1206 में हत्या हो जाता है। तो ये आपका मोहम्मद गौरी के बारे में इतना सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस बीच फिर क्या होता है कि उसका 2 सेनापति रहता है। सेनापति क्यों रहता है? सेनापति पहले से रहता है, मतलब जैसे हराता ना आपका इसको पृथ्वीराज चौहान को, उसी बीच उसका सेनापति रहता है। 2 सेनापति रहता है, मेन इंपॉर्टेंट सेनापति, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक, तो यही जो आपका सेनापति रहता है वही आपका फिर साम्राज्य को आगे बढ़ाता है। मतलब ये लोग थोड़ा प्रमुख ने प्रतापी शासक रहता है, इसीलिए ये लोग नया वंश बसाता है और साम्राज्य को आगे बढ़ाता है। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो हो गया क्या है, साम्राज्य विस्तार करता है और एक दास वंश की स्थापना करता है। दास वंश या गुलाम वंश आप बोल सकते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जैसे धीरे बढ़ते जाएंगे तो दास वंश या गुलाम वंश आपका, और उसके बाद आपका आएगा खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। इस सारे वंश को हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, उसका दूसरा सेनापति रहता है इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी, इसका फुल नेम है। तो ये भी क्या करता है, ये भी बहुत कमीना टाइप का रहता है। क्या करता है कि ये डायरेक्ट कहाँ पे, ये तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपका यहाँ पे लाहौर क्षेत्र से ही राज करता है पूरा भारत पर। लेकिन बख्तियार खिलजी क्या करता है, ये चल जाता है आपका बिहार और बंगाल क्षेत्र में। वहाँ क्या करता है, इसका एक ये है कि इसको एक जगह बैठेगा नहीं। इसका क्या काम रहता है, तोड़ फोड़ करना काम रहता है। जैसे मोहम्मद गजनवी करता था तोड़ फोड़,
तो वैसे ये भी करता था, सारा मंदिर वगैरह ध्वस्त कर देना ये भी। तो बख्तियार खिलजी क्या करता है कि सारा मंदिर नहीं तोड़ता है, लेकिन ये क्या करता है, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय को तोड़कर, आपका फेमस विश्वविद्यालय आपका बिहार में पड़ेगा नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि दूसरा नंबर पर आता है, दोनों को ध्वस्त करते करते बिहार से लेकर बंगाल तक बढ़ता है, पूरा ध्वस्त कर देता है ये बख्तियार खिलजी। उसके बाद धीरे धीरे वो कहाँ बढ़ता है, बंगाल के क्षेत्र में पड़ता है। बंगाल का क्षेत्र में एक शासक करता है, तो वो क्या करता है, जैसे बढ़ता है आक्रमण करता है, वहाँ का जो शासक रहता है वो धीरे धीरे भाग जाता है। मतलब दास वंश यहाँ पे शासन करता है, पाल वंश लक्ष्मण पाल, याद आया, लक्ष्मण पाल यहाँ पर शासन करता है। उसको पता चलता है कि बख्तियार खिलजी मेरे पर आक्रमण करने आ रहा है, तो वो किला वगैरह छोड़ के वो भाग जाता है वहाँ से, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी फिर वहाँ पर आक्रमण करता है और बिहार बंगाल के क्षेत्र में राज करने लगता है। तो ये बख्तियार खिलजी के बारे में हो गया, इतने सारे 1201 से 1206 बीच में ऐसे कुछ वो ध्वस्त वगैरह करता है, उसके बाद राज करने लगता है। तो ये सारे आपके संसवनी वंश में आ जाएंगे। इसके बाद आपका गुलाम वंश या दास वंश या खिलजी वंश या ऐबक कुतुबुद्दीन आपका तुगलक वंश आएगा, सैयद वंश आएगा, लोधी वंश आएगा। तो लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका स्टार्ट हो गया, मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। ये सारा आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए, तो देखिएगा तो मज़ा आएगा, ठीक है। अगला आपका पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में दास वंश, आपका गुलाब वंश के बारे में हम लोग डील करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगला वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब या कमेंट वगैरह सारा कुछ कीजिए, और टेलीग्राम में मिलिए, तो जो भी डाउट होगा उसमें डील किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।